मतलब होता है बेटा कि म्यूचुअल, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, पारस्परिक, आपसी, म्यूचुअल। सोसाइटी का मतलब इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी लर्नर का जो विकास हमें करना है वो समाज से निरपेक्ष होकर नहीं करना, एब्सोल्यूट नहीं टर्म्स में नहीं डेवलप करना है बच्चे को हमें सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर ही उसका एग्जिस्टेंस है। सोसाइटी से हटके या उससे अलग होकर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हर एक इंडिविजुअल एक बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में जन्म लेता है, लेकिन अल्टीमेट अचीवमेंट उसकी क्या है, जब वो सोशलाइज हो जाता है, जब वो एक सोशल ह्यूमन बीइंग के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है। यही उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नया जन्म, जब हम कहते हैं ना, जब बच्चा एडोलेसेंस एज में जाता है, जब वो एक नया सोशल रोल एक्सेप्ट करता है, तो वो उसका दोबारा जन्म होता है एक सामाजिक मनुष्य के रूप में। और पहले जो जन्म हुआ उसका वो क्या है, उसका एक तरीके से बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के रूप में, ना तो उस समय पुरुष है, ना उसमें महिला है, ना उसमें जानवर है, ना उसमें इंसान है। वो बाद में इंसान, जानवर, महिला, पुरुष बनता है। सामाजिक उसको जो एक तरीके से पोषण मिलता है, जो इस तरीके से विकास मिलता है, उसके हिसाब से, है ना। तो रिलेटिव का मतलब ये हो गया, या रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि व्हेन वन इज related with the society and development of a child is being planned, curriculum is being planned in relation with the society. It means that education should focus the individual as well as the social benefit. ऐसा ना हो कि भाई व्यक्ति का विकास हो गया, व्यक्ति अमीर होता जा रहा है, समाज जाए कूड़ेदान में। ऐसा विकास किस काम का है। और आजकल हम जनरली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, हम आप हर कोई, देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, जिले के स्तर पे, गांव के स्तर पे, घर के स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे, अकेले के स्तर पे भी, वो कहीं ना कहीं समस्या किसकी है, इसी तरीके की समस्या है। सोशलाइज नहीं हो पा रहे हम लोग, है ना। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बट हमारा सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हम समाज के साथ अपनी अंतः क्रिया को सुनिश्चित और बैलेंस नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हम प्रॉब्लम्स फेस ज्यादातर कर रहे हैं, है ना। इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग होता है निशा। इंडक्टिव का मतलब होता है, देखो, जब आप स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ जाते हो, यानी कि जब आप रूल से, सॉरी, एग्जाम्पल से रूल की तरफ बढ़ते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज सीखनी है ना, तो आप उसमें बच्चों से एक्सपीरियंसेस पूछना शुरू करते हो, अपने लोकल एनवायरमेंट में से चीजें पुट करना स्टार्ट करते हो और उसको डिफिनेशन नहीं बताते हो या उसकी पर्टिकुलर रूल नहीं बताते हो। बाद में जब वो बच्चा कई सारे एक्सपीरियंसेस करता है, कई सारे एग्जाम्पल्स देखता है, तो खुद ही उसके अंदर जो हिडन रूल होता है, जो कि अप्लाई हो रहा होता है, उसको वो पहचानने लग जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है व्हेन यू आर फर्स्ट टेलिंग द रूल, आपने डिफिनेशन पहले ही बता दी और रूल्स पहले ही बता दिया, अब उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करवा रहे हो एग्जांपल्स, ताकि वो वेरीफाई कर सके रूल को कि रूल अप्रोप्रिएट है अथवा नहीं है। जैसे मैथ के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, एरिया के, पेरीमीटर के, वॉल्यूम के, ये सारे, तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। प्रोसेस होना चाहिए इंडक्टिव टू डिडक्टिव। हमें पहले बच्चों के एक्सपीरियंस से उनको रूल को समझने में मदद करनी चाहिए बिना बताए, है ना, ताकि उनकी एक्साइटमेंट बनी रहे, वो सीख सके खुद से। एंड देन आफ्टर जब रूल तक पहुंच जाए हम लोग, तो उसको सिस्टमैटिकली आपको एज अ टीचर डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते कॉन्क्रीट टर्म्स में। तो आप उसको एक कॉन्क्रीट टर्म्स प्रोवाइड करोगे, तो वो हो जाएगा आपका डिडक्शन लॉजिक। अब डिडक्शन लॉजिक जब क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से आप उसको क्या करोगे, एग्जाम्पल और कराओगे, ताकि वो परफेक्ट हो जाए, उसमें मास्टर हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव टू डिडक्टिव। फर्स्ट इंडक्टिव, देन अगेन डिडक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो कंक्रीट मतलब समथिंग विच यू कैन सी दैट शिवम सर इज देयर हु इज क्वाइट फैट इन कैन से फिजिकल टर्म्स, ठीक है। मोटा आदमी खड़ा है जो है, हिष्टपुष्ट सा, हिष्टपुष्ट मत कहो, मोटा ही कहो। हिष्टपुष्ट का मतलब स्वस्थ होता है, स्वस्थ में हूं, हालांकि 12-12 घंटे काम कर सकता हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कंक्रीट वे में आपके सामने दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, कैन यू इमेजिन। क्या मुझे लग रहा है कि मैं भागूं जल्दी से यहां से, ये आपको नहीं पता, या मैं और आपसे बात करूं, ये भी नहीं पता आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अमूर्त है वो दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, इमेजिन करना पड़ता है हमें, उसके बारे में कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, राइट। और जो मूर्त है उसको हम पकड़ के 2 कान लगा सकते हैं, हम उसको पकड़ के इधर से उधर से उलट पलट के देख सकते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। जैसे आपका खिलौना होता है बचपन में, उठाओ, पटको, तोड़ो, फोड़ो, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं बोलता बेचारा, है ना। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है बेटा गिनती, कह लो ऐसे। एल्गोरिदम बेसिकली 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, एक तो मैथ, दूसरा कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब समझो, हिंदी में कहते हैं कलन। कलन का मतलब होता है कैलकुलेशन, गणना। और क्या पूछा आपने, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया है, और आर्मस्ट्रांग का जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसको हिंदी में कहते हैं शोध विधि, यानी कि अनुसंधान विधि। उसमें बच्चों को कार्य दे दिया जाता है, बच्चे खुद उसके ऊपर अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके ऊपर जो है रिसर्च करते हैं, और उसके बाद अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं और अपना एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। और कुछ, गिफ्टेड चाइल्ड इज डाइवर्जेंट थिंकर और कन्वर्जेंट। दीप सिंह, गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है मोस्टली
डाइवर्जेंट थिंकर माना जाता है, क्योंकि गिफ्टेडनेस 3 आधारों पे है, आईक्यू लेवल पे यानी कि एकेडमिक नॉलेज पे, आईक्यू लेवल पे आपके एजुकेशनल कोसेंट या इंटेलिजेंस कोसेंट पे, दूसरा टैलेंट के बेसिस पे भी गिफ्टेडनेस होती है, और तीसरा आपका थिंकिंग यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के बेसिस पे भी गिफ्टेडनेस होती है। तो गिफ्टेडनेस में मोस्टली अगर चुनना होगा तो हम कहेंगे कि डाइवर्जेंट थिंकर आएंगे। हालांकि कोई भी व्यक्ति 100% हर एस्पेक्ट में लाइफ के डाइवर्जेंट थिंकर नहीं होता। एक डॉक्टर होता है, वो अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है मेडिकल फील्ड में, लेकिन वो मेडिकल फील्ड में एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन दूसरे फील्ड में वो दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर ही यकीन करेगा, उसमें रिस्क नहीं लेगा। बिजनेस में नहीं रिस्क लेगा वो। दूसरी तरफ बिजनेसमैन बिजनेस में तो नया करेगा, अपनी मर्जी का चीज चला लेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेकिन जब उसको प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर की ये वाली दवाई खाना, तो वो अपनी मर्जी से कोई और दवाई नहीं खाएगा, वहां पे वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एवरीबॉडी इज कन्वर्जेंट एज वेल एज डाइवर्जेंट। जो उसका अपना स्किल है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें वो डाइवर्जेंट होगा, और दूसरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जहां उसकी आईक्यू लेवल कम है, वहां पे वो कन्वर्जेंट होना प्रेफर करता है। और क्या भाई, नेचर एंड नर्चर। नेचर का मतलब हो गया जो आपका इनहेरेंट है, जो आपका अपना है, जो आपका आंतरिक है, आपका जैसे इंटरेस्ट है, आपकी एज है, आपके हेरिडिटी है, आपका एक तरीके से ट्रेट्स हैं, आपके सील गुण जिसको कहते हैं, जो माँ बाप से हमको मिलते हैं, वो हमारा क्या एक तरीके से नेचर, जो जन्मजात है, इनेट है, बर्थ से हमें मिला, गॉड गिफ्ट है। और नर्चर क्या हो गया, जो एनवायरमेंट ने हमें थपेड़े मार मार के सिखाया। ठीक, तो फेवरेबल एनवायरनमेंट किसी को मिलता है, किसी को अनफेवरेबल मिलता है। तो आपको अगर पौष्टिक भोजन मिलता है, वो नर्चर है। अगर आपको अफेक्शन, लव, सब कुछ मिलता है, टेक केयर मिलती है, लुक आफ्टर मिलता है, तो दैट इज नर्चर। तो बच्चे को नर्चर भी मिलनी चाहिए विकास के लिए, और नेचुरल तो है ही जो उसके पास है पहले से। तो अगर मान लीजिए बच्चा जन्म के समय ही किसी तरीके की डिसेबिलिटी का शिकार हो गया, तो यहाँ पे नेचर ने उसके साथ खेल खेल दिया, और जन्म के बाद माँ बाप ने उसको कूड़े के डब्बे में छोड़ दिया, तो वो नर्चर में गड़बड़ी हो गई, है ना, उसको पाला पोषा नहीं किया कायदे से। तो नेचर एंड नर्चर डिबेट चलती रहती है कि भाई नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम और आपको ये समझना है कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बच्चा जन्म से भी अच्छे तरीके का हो, और बाद में भी उसको एनवायरनमेंट जो है फेवरेबल मिले, चैलेंजेस मिलते हैं, ताकि वो इंटरेक्शन कर करके सीखता रहे। अगली क्लास है यूपीपीआरटी की, तो आप लोग के डाउट्स अगर खत्म हो गए हो तो कृपया मुझे अनुमति दें।